साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि छत्रपति साहू जी महाराज अस्पृश्यों के साथ मतलब अछूतों के साथ दलितों के साथ खुले आम सार्वजनिक स्थानों पर साथ में बैठकर खाना खाते थे। एक राजा उन अस्पृश्यों के साथ जिनका छुआ हुआ, जिनको सड़क पर चलने का, जिनका छुआ हुआ पानी पीने को कोई तैयार नहीं था, उनके साथ बैठकर पब्लिक प्लेस पर खाना खाते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जब प्रोफेसर थे उस समय साउथ बैरो कमेटी भारत के विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न जातियों से के मताधिकार के बारे में पूछताछ कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भारत के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार और सुझाव भारत की कांग्रेस ने नहीं दिया था। उस समय सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने की सिफारिश की गई थी। अस्पृश्य वर्ग की ओर से करमवीर शिंदे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के सामने अपनी बात रखने, गवाही देने के लिए गए। डॉक्टर अंबेडकर ने उस कमेटी के सामने कौन सा मत, कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया होगा, इसका अनुमान हम उस समय बम्बई टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित उनके एक पत्र से, उनके एक लेटर से कर सकते हैं। यानी उनका एक लेटर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि स्वराज्य जैसा ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसा ही हम महारों का भी है। मतलब जिस तरह स्वराज पर ब्राह्मणों का एक अधिकार है, उसी तरह महारों का, अछूतों का, डिप्रेस क्लास का, अस्पृश्यों का भी अधिकार है। यह बात कोई भी स्वीकार करेगा, यानी इस बात को हर न्यायप्रिय आदमी स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसलिए उच्च वर्ग के लोगों का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो दलितों को शिक्षा देकर उनका मनोबल और सामाजिक स्तर ऊंचा करने की कोशिश करें। सुझाव भी दे दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। इसलिए उच्च वर्ग के लोगों का जो एकाधिकार रखना चाहते हैं, वो दलित वर्गों का, अस्पृश्यों का, अछूतों को शिक्षा देकर, शिक्षा का अधिकार देकर, उन्हें शिक्षित करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें, उनकी सामाजिक स्थिति, उनका स्तर ऊंचा उठाने का काम करें। आगे कहते हैं, जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत का स्वतंत्र होना बहुत दूर होगा। यानी जब तक दलितों का उद्धार, शिक्षा और उनका सामाजिक स्तर नहीं उठाया जाएगा, उनका मनोबल नहीं ऊंचा किया जाएगा, तब तक ये सपना जो देखते हैं स्वराज का, ये कदापि पूरा नहीं होगा। भारत का स्वतंत्र होना बहुत दूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला भाग अशिक्षित है, उसका मनोबल गिरा है, उसका सामाजिक स्तर गिराया हुआ है। इसी वर्ष दतोवा पावर नाम के एक व्यक्ति ने मध्यस्थता करके डॉक्टर अंबेडकर को छत्रपति साहू जी महाराज के साथ परिचय कराया। यानी दतोवा नामक का व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर की छत्रपति साहू महाराज से परिचय करवाया था। साहू महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को आर्थिक सहायता देकर एक पाक्षिक पत्र निकालने को कहा। जब इनकी मुलाकात होने के बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को सजेस्ट किया, उनसे कहा आप एक मासिक पत्र या एक पत्र निकालें। तो अर्थ उसमें आड़े आ रहा था, तो उस व्यवस्था को छत्रपति साहू जी महाराज ने पूरा किया, अर्थ दिया, धन दिया और उनसे कहा एक पत्र निकाले। डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक पाक्षिक पत्र निकाला, जिसका पहला अंक 31 जनवरी 1920 को जारी किया गया। इस पत्र निकालने के लिए आर्थिक सहायता किसने दी? छत्रपति साहू जी महाराज ने। और पत्र कौन सा निकाला? मूक नायक। और इसका पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? आया 31 जनवरी 1920 को। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने उस मूक नायक समाज का नेतृत्व किया। डॉक्टर अंबेडकर ने
पांडुरंग नंदराम भटकर को संपादक नियुक्त किया था, जो महार जाति के थे। किसका संपादक नियुक्त किया था? मूक नायक पत्र, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने निकलवाया था। वह पुणे के डीसी मिशन से मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उनकी पत्नी ब्राह्मण समाज की थी। किनकी? ये जो पांडुरंग नंदराम भटकर जो संपादक नियुक्त किया था, जो महार जाति के थे, इन और मैट्रिक पास थे, इनकी पत्नी ब्राह्मण समाज की थी। इसलिए उन्हें बहुत दुख सहना पड़ा, क्योंकि शादी तो हो गई लेकिन विवाद जरूर रहे। आगे कहते हैं, यद्यपि पाक्षिक पत्र पर डॉक्टर अम्बेडकर एक संपादक के रूप में नाम नहीं था, फिर भी बहुत से लोग यह जानते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जारी किए गए आंदोलन का ये मुख्य पत्र है। कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आंदोलन चालू किया है, उस आंदोलन का मुख्य पत्र है। इसमें सारी चीज़ें वो प्रकाशित की जाएंगी, सारी नीतियाँ, सारे प्लान इस पत्र के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर जारी करेंगे। यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर इसके मुख्य संपादक नहीं है, फिर भी उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम ये मूक नायक पत्र करेगा। अस्पृश्यता निर्मूलन करने की दृष्टि से वह समय कितना प्रतिकूल और कठिन था, इसकी कल्पना इस बात से स्पष्ट होती है कि केसरी जैसे समाचार पत्र ने मूक नायक के बारे में 2 शब्द लिखना तो दूर रहा, पैसे लेकर उसका विज्ञापन छापने से भी इनकार कर दिया था। यानी उस समय जनरल कास्ट का, सवर्णों का एक केसरी पेपर महाराष्ट्र में बहुत चल रहा था। तो उस केसरी पेपर ने मूक नायक पेपर के विषय में तो 2 शब्द लिखे ही नहीं, कोई शब्द नहीं लिखा। और जब उसको विज्ञापन छापने के लिए विज्ञापन और पैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने भेजे थे, तो तिलक ने ना तो पैसे लिए और ना विज्ञापन। पैसे लेकर भी उस विज्ञापन को नहीं छापा था। ये उस समय की मनुवाद की व्यवस्था थी, उनकी मानसिकता थी। आपको पहले बताया जा चुका है कि तिलक कहते थे कि अगर ये जातिवाद ईश्वर की देन नहीं है, जो अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को हों, वो अधिकार शूद्रों को भी हैं, उनको वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर ईश्वर भी उनमें अस्पृश्यता मानता है तो मैं ईश्वर को ईश्वर नहीं मानूंगा। वही तिलक जब उस शपथ पत्र पर साइन करने की बात आती है, हस्ताक्षर बनाने की बात आती है, तो हस्ताक्षर बनाने से इनकार कर देते हैं। देखा आपने कथनी और करनी में कितना अंतर है। मंच पर खड़े होकर कितने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, और जब उस भाषणों पर अमली जामा पहनाने के लिए शपथ पत्र पर ये हुआ हस्ताक्षर कर दो, तो तिलक ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। साथियों, दूसरा उदाहरण ये मिलता है जब मूक नायक पेपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छत्रपति साहू जी महाराज की आर्थिक मदद से निकाला, तो उसके संबंध में तिलक ने अपने पेपर केसरी में 2 शब्द नहीं लिखे। और जब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक विज्ञापन और विज्ञापन के लिए पैसे भेजे, तो तिलक ने विज्ञापन के पैसे लेकर विज्ञापन नहीं छापा। ये इनकी मानसिकता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी कथनी करनी का पता चल सके, तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।